नमस्कार साथियों। अगर आप सोशल मीडिया पर सिर्फ 15 सेकंड या फिर 1 मिनट की रील देखकर ये तय कर रहे हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, तो आप ज्योतिष सीख नहीं रहे हो, बल्कि आप सिर्फ अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में एक डर को नई जगह दे रहे हो। आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। अगर आपकी कुंडली में राहु बैठा है तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। राहु अगर खराब है तो, अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो कभी तरक्की होगी कभी नहीं होगी। ये सब बातें सिर्फ वीडियोस में व्यूज को बटोरने के लिए की जाती हैं। इनका वास्तविक पराशर या फिर वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपके सामने वो गुप्त सूत्र यानी प्रिडिक्टिव फॉर्मूलाज देने जा रहा हूं, जिनको समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। हम बात करेंगे उस वास्तविक गणित की जिससे यह तय होगा कि एक इंसान को समाज में मान सम्मान, फेम, प्रसिद्धि, डिजिटल फेम, अटूट पैसा और सफलता कैसे मिलती है। तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपके सामने ज्योतिष का वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट खुलने जा रहा है जो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। चलिए सीधे से बात करते हैं मॉडर्न फेम यानी सोशल मीडिया की। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी बात को सुने, उसे फॉलो करें, उसे माने। लेकिन ज्योतिष के नजरिए से फेम क्या है? ये कुंडली के विशिष्ट भावों और ग्रहों का एक विशेष अलाइनमेंट होता है साथियों। जैसे कि 11वें घर के खेल को, जो 11th हाउस होता है कुंडली में, उसके खेल को थोड़ा और गहराई से और बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। अमूमन जब भी कोई ज्योतिषी आपकी कुंडली को देखता है तो वो 11वें घर को देखकर बस यही कह देता है कि यहां से तुम्हारी कमाई देखी जाएगी, तुम्हारी जेब में कितना पैसा आएगा और तुम्हारी इच्छाएं पूरी भी होंगी या नहीं, ये सब कुछ कह देता है। लेकिन आज के डिजिटल दौर में इस घर का जो सबसे बड़ा और छुपा हुआ राज है वो है मास ऑडियंस, यानी वो लाखों करोड़ों लोग जो आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। असल में 11वां घर आपकी लाइफ का वो बड़ा स्टेज है जहां दुनिया आपको खड़ा हुआ देखती है। आप चाहे कितनी भी शानदार तैयारी कर लो, स्क्रिप्ट लिख लो, कितना भी महंगा कैमरा खरीद लो और रात दिन एक एक करके कंटेंट बना लो, लेकिन अगर आपकी कुंडली का 11वां घर सोया हुआ या कमजोर है तो आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी नहीं। और मैं यहां पर कैमरा, वीडियोस, सोशल मीडिया ये सब का एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ये जीवन में हर पहलू पर लागू होगा। अगर फेमस होना है तो कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए आपको लोग चाहिए, और लोगों की जो भीड़ है वही आपको राजा बनाती है। अगर 11वां घर सोया हुआ है, कमजोर है, तो आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं। अब आप खुद सोचकर देखिए कि इंटरनेट पर ऐसे कितने ही लोग हैं जो बहुत साधारण सी बात बोलते हैं और फिर भी रातों रात उनका वीडियो वायरल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ज्ञानी लोग बेहतर तरीके की जानकारी देने के बाद में भी कुछ थोड़े बहुत व्यूज में ही सिमट कर रह जाते हैं। ये सब कुछ इसी 11वें घर के एक्टिवेशन का खेल है। आपके साथ एक समय में कितने हजार, कितने लाख या कितने मिलियन लोग दिल से जुड़ेंगे और आपके कंटेंट को खुद आगे बढ़कर वो शेयर भी करेंगे, इसका पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल इसी 11वें घर के पास होता है जो आपकी कुंडली में होता है। अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि वो बस ये देख लेते हैं कि 11वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। मान लीजिए वहां पर कोई बहुत अच्छा ग्रह बैठा है तो लोग खुश हो जाते हैं, और अगर कोई पापी ग्रह बैठा है तो डर जाते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि सिर्फ ग्रह को देखना बहुत ही अधूरी जानकारी है। असली खेल छुपा होता है अष्टक वर्ग के स्कोर में। अब ये अष्टक वर्ग क्या चीज है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो ये ज्योतिष का एक ऐसा ऑटोमेटेड स्कोर कार्ड या एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना है जहां सारे ग्रह मिलकर हर घर को, किसी एक घर को नंबर्स देते हैं। सब घरों को देते हैं, लेकिन अभी हम 11वें घर की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं और वहां पर आपके सारे सब्जेक्ट में कंबाइंड मार्क्स को देखा जाए, सब मार्क्स का टोटल। अष्टक वर्ग में कुंडली के हर घर को कुछ पॉइंट्स या फिर अंक मिले हुए हैं। अगर आपके इस 11वें घर को अगर अष्टक वर्ग में 28 से कम नंबर मिले हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ग्रहों का आपसी तालमेल इस घर को लेकर थोड़ा कमजोर है। सारे ग्रह इसको सपोर्ट नहीं कर रहे मिलकर। ऐसी स्थिति में इंसान चाहे जितने भी माथापच्ची कर ले, उसे अपनी ऑडियंस से वो प्यार, वो सपोर्ट और वो रीच कभी नहीं मिल पाती जिसकी वो उम्मीद करता है।
उसे ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक सुनसान दीवार के सामने चिल्ला रहा है और उसकी आवाज वहीं पर टकरा के वहीं खत्म हो रही है, कोई सुन ही नहीं पा रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस 11वें घर का अष्टक वर्ग का स्कोर अगर 32, 35, 38 ऐसा इसके पार चला जाए या ये भी आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपको साक्षात जनता का आशीर्वाद मिल गया। जब इतना ज्यादा हाई स्कोर होता है तो ग्रहों की पूरी फौज आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। ऐसे लोग अगर किसी बंद कमरे में भी बैठकर बिना किसी ताम झाम के अगर एक साधारण से फोन से भी कोई बात कहेंगे ना, तो उनकी आवाज में एक ऐसा वजन, एक ऐसी तरंग, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा अट्रैक्शन होगा, एक मैग्नेटिज्म होगा जो पूरी दुनिया में गूंज जाएगी। लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और उसका कंटेंट अपने आप वायरल हो जाएगा। यहां गौर करने वाली एक और गहरी बात है कि इन घरों का संबंध आपके ठीक सामने वाले 5वें घर पर भी होता है, जो आपकी कुंडली का, बुद्धि का, आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों का घर होता है। जब आपका 5वां घर मजबूत होकर इस 11वें घर के अष्टक वर्ग स्कोर को एक बैकअप देता है, एक पुश देता है, एक सपोर्ट देता है, तब जाकर ऐसा क्रेडिबल चेहरा तैयार हो पाता है जिसे दुनिया सिर्फ सुनती नहीं है बल्कि उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। इसलिए सोशल मीडिया के इस जमाने में अगर आपको सचमुच अपनी रीच बढ़ानी है और लोगों के बीच में अगर राज करना है उनके दिलों पर, तो किसी रील के डर के उसमें आने की बजाय अपनी कुंडली का अष्टक वर्ग का स्कोर जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि असली प्रेडिक्शन इसी गणित के अंदर छुपा हुआ है। अब इस कहानी के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आता हूं, जो है आपकी कुंडली का 5वां घर। अगर 11वां घर वो बड़ा स्टेज, वो थिएटर है जहां दुनिया आपको देखने आ रही है, तो 5वां घर वो एक्टर, वो परफॉर्मर है जो उस स्टेज पर खड़ा होकर परफॉर्म करने वाला है, यानी आपका टैलेंट। ज्योतिष एक बहुत ही खूबसूरत और अटल नियम है ज्योतिष का कि कुंडली में जो घर एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं, यानी 180 डिग्री के एक्सिस पर एक दूसरे से दूरी बनाते हैं, तो आपस में वो लगातार बातचीत करते रहते हैं। ये ज्योतिष का नियम है। पहला घर 7वें से बात करता है, दूसरा घर 8वें से करता है, 10वां घर चौथे से बात करता है और उसी तरीके से 11वां घर 5वें से करता है, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने है और उसी तरीके से एक दूसरे को पूरी तरह प्रभावित भी करते हैं। इसलिए 11वें घर की उस बड़ी मास ऑडियंस को, उस जन सैलाब को संभालने का पूरा दारोमदार आपके 5वें घर पर होता है। यह घर आपकी गहरी बुद्धि, आपके ओरिजिनल क्रिएटिविटी, आपके पिछले जन्मों के संचित पुण्य और सबसे बढ़कर आपकी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशंस का घर होता है। आप अंदर से क्या हैं, कैसे हैं, आपके पास कितना टैलेंट है, ये एक अलग बात है, लेकिन आप उसे दुनिया के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कैसे परोसते हैं, ये पूरी तरीके से आपका 5वां घर ही तय करेगा। आज के इस डिजिटल और कैमरे के जमाने में इस घर की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यही घर अब ये डिसाइड करता है कि जब रिकॉर्डिंग का रेड बटन जब ऑन होता है कैमरे में, तब आपके अंदर से निकलता क्या है। अब इस बात को थोड़े व्यवहारिक तरीके से समझिए कि आखिर एक्सप्रेशन का ये खेल काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास ज्ञान का बहुत बड़ा सागर है, आपने सालों साल पढ़ाई की है और आप अपने विषय के सबसे बड़े ज्ञानी भी हो, लेकिन अगर आपका 5वां भाव अंदर से अगर पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, दृष्टियां खराब है, खराब प्लैनेट अगर उसमें बैठ गए हैं या कमजोर स्थिति में बैठा है उसका मालिक, तो आप उस सारे ज्ञान के लोगों के सामने कभी ठीक से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे। तो क्या फायदा। ऐसे लोगों के साथ अक्सर क्या होता है कि वो अकेले में तो बहुत शानदार बातें सोच रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरे का लेंस ऑन होता है, सामने आता है, माइक ऑन होता है या पब्लिक में सामना करते हैं, तो हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, आवाज कांपने लगती है और जो बातें वो बोलना चाहते थे वो शब्द ऐन वक्त पर उनके दिमाग से उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कैमरे के सामने बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। उनका मतलब, इस बात का ये मतलब कतई ये नहीं है कि उनके पास ज्ञान की कोई कमी है, बल्कि इसका सीधा सा कारण यह है कि उनके 5वें घर का जो एनर्जी का चैनल है वो ब्लॉक हो गया और उनका टैलेंट बाहर आने के लिए रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। इसके बिल्कुल उल्टा, अगर किसी इंसान की कुंडली में 5वें घर का स्वामी यानी कि पंचमेश बहुत मजबूत उच्च या मित्र राशि में बैठ गया है, उच्च का हो गया है, या फिर उस घर पर साक्षात गुरु, बुध या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की, सौम्य ग्रहों की अमृत जैसी दृष्टि अगर पड़ रही है, तो फिर नजारा बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे इंसान के भीतर एक गजब का अनकहा आकर्षण, अट्रैक्शन, मैग्नेटिज्म, एक कमाल की मैग्नेटिक कैमरा प्रेजेंस भी आ जाती है। उन्हें किसी बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट या तैयारी को या रटने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो कैमरे के सामने आते ही इतने सहज और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हो। उनकी आवाज में एक ऐसा ठहराव और शब्दों में एक ऐसी तरकीब होती है कि देखने और सुनने वाले लोग उनके वीडियो को बिना स्किप किए और बिना बोर हुए घंटों तक लगातार देख सकते हैं। इसे ही हम ज्योतिष की भाषा में वाणी का जादू या क्रिएटिव फ्लो कहते हैं। इसलिए सिर्फ बड़ी ऑडियंस की चाहत रखने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने अंदर के इस पांचवें घर के एक्टर को जगाना होगा। जी हाँ, एक्टर कह रहा हूं क्योंकि एंटरटेनमेंट यही कराता है और यही एंटरटेनमेंट का घर है। एंटरटेनमेंट कराने की ताकत हो किसी में, तभी वो दर्शकों को रोक पाता है लंबी देर तक। ये समझना होगा कि हमारा थॉट प्रोसेस और एक्सप्रेशन किस लेवल पर काम कर रहा है। इसके लिए ये घर स्टडी करना बहुत जरूरी है। चलिए अब ज्योतिष के उस सबसे बड़े हिडन प्लेयर की बात करते हैं जिसके बारे में इंटरनेट पर कोई बात ही नहीं करता। अमूमन जब भी सोशल मीडिया पर रीच, फेम या वायरल होने की बात आती है तो सारे ज्योतिषी सिर्फ 5वें और 11वें घर का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। लेकिन ये उस नींव को भूल जाते हैं जिसके बिना ये पूरी डिजिटल बिल्डिंग खड़ी हुई है। इसका नींव क्या है? और वो है आपकी कुंडली का तीसरा घर, थर्ड हाउस। अगर 5वां घर आपका टैलेंट है, 11वां घर आपकी ऑडियंस है, तो तीसरा घर वो पुल है, वो कनेक्शन है, वो रोड है, वो पाथ है, कनेक्टिंग वे, वो जरिया है जो आपके टैलेंट को आपके उस ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करता है। कालपुरुष की कुंडली में तीसरा घर जो है मिथुन राशि का होता है, जिसका सीधा सा संपर्क आपके हाथों से, आपकी कलाइयों से है, आपकी उंगलियों से है, आपकी बात करने के अंदाज से, यानी कि बुद्ध से है। पुराने जमाने में लोग इस घर से आपकी शारीरिक ताकत देखते थे, आपकी हिम्मत देखते थे, आपकी लिखावट को देखते थे, कैसा लिखते हैं आप। लेकिन आज के इस प्योर डिजिटल और एआई के दौर में इस घर का पूरा मायना बदल चुका है। आज आप जो कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हैं ना, काम करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, आइडियाज लिखते हैं, जो माउस को पकड़कर घंटों तक वीडियो की एडिटिंग करते हैं, जो कैमरे के एंगल्स और लाइटिंग का सेटअप करते हैं, ये सब कुछ आपकी कुंडली के तीसरे घर से ही संभलता है। इस बात को थोड़ा और गहराई से और बहुत ही कैजुअल तरीके से समझें तो आज आप जो रील्स, शॉर्ट्स या लॉन्ग फॉर्म के कंटेंट इंटरनेट पर देख रहे हैं वो सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि वो एक एग्जीक्यूशन है। मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत शानदार आइडिया आया जो कि 5th हाउस है, लेकिन अगर आपका तीसरा घर अगर सुस्त पड़ा है, सोया हुआ है, तो आप उस आइडिया को कभी हकीकत का रूप दे ही नहीं पाओगे। आप आलस कर जाओगे, आप सोचोगे कि कल वीडियो बनाएंगे, या फिर आप एक बहुत ही बोरिंग तरीके से वीडियो को एडिट करके अपलोड कर भी दोगे आधे मन से, जिसे कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। जिन लोगों का तीसरा घर कमजोर या पीड़ित होता है ना, उनके साथ अक्सर ये दिक्कत आती है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनके गैजेट्स ऐन वक्त पर धोखा दे जाते हैं। उनका माइक खराब हो जाता है, या फिर वो अपनी बात को उस क्रिस्प और मजेदार तरीके से एडिट नहीं कर पाते जो आज के दर्शकों को सुनना पसंद है। वो टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाने में कहीं पीछे छूट जाते हैं। और इसके विपरीत बिल्कुल उल्टा, अगर किसी इंसान का तीसरा घर बहुत एक्टिव और मजबूत स्थिति में हो तो उसका डिजिटल फुटप्रिंट गजब का होता है। ऐसे लोग टेक्नोलॉजी के तो कीड़े होते हैं, टेक सेवीज। ये बहुत जल्दी नए नए सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग टूल्स और सोशल मीडिया के बदलते एल्गोरिथम को यूं सीख जाते हैं। उनकी उंगलियों में, उनकी कलाइयों में वो हुनर होता है कि वो एक साधारण से वीडियो को भी अपनी एडिटिंग, थंबनेल की डिजाइनिंग और क्रिस्प कटिंग से इतना एंगेजिंग बना देते हैं कि व्यूअर का हाथ शेयर बटन पर जाए बिना रुकता ही नहीं है। और तीसरा घर असल में आपके भीतर के उस मार्केटर और कम्युनिकेटर को दिखाता है, उस सेल्समैन को दिखाता है, उस प्रेजेंटर को दिखाता है जो अपनी बात को सही पैकिंग में लपेट कर दुनिया को सामने उसको बेचना आता है। इसलिए अगर आप भी डिजिटल फील्ड में एक लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं या अपने फील्ड में अगर महारत लेना चाहते हैं तो सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़िए और अपनी कुंडली के इस तीसरे घर की ताकत को सबसे पहले पहचानिए, क्योंकि आपकी असली रोज की मेहनत और आपका डिजिटल कर्मा इसी घर से तय होता है। अब हम बात करेंगे उन विशिष्ट युतियों यानी कंजंक्शंस की जो अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में मौजूद हो तो उसे अपने क्षेत्र का लीडर बना देती है। ध्यान से समझिएगा, ग्रह जितने भी होते हैं वो आपस में मिलकर क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इसे समझिएगा। बात करता हूं ग्रहों की उस सबसे खूबसूरत और जादुई जोड़ी की जिसे अगर आपने अपनी कुंडली में समझ लिया तो आप आज के दौर के असली ब्रांड मेकर बन सकते हो।
और इसे ज्योतिष की पुरानी पारंपरिक किताबों में लक्ष्मी नारायण योग के बड़े ही आदरणीय नाम से जाना जाता है, जहां पर बुध को नारायण और शुक्र को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन चलिए इस भारी भरकम नाम को थोड़ा साइड में रखते हैं और मॉडर्न और कैजुअल लाइफ में इसका असली व्यवहारिक मतलब समझते हैं आज की दुनिया में, कि आखिर ये कॉम्बो डिजिटल दुनिया में इसका तहलका क्यों मचाता है, ये क्यों इतना फायदा देता है इंसान को। देखिए, बुध का सीधा सा मतलब है आपकी बुद्धि, आपका लॉजिक, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी डेली बातचीत की भाषा। वहीं दूसरी तरफ शुक्र क्या है? शुक्र है ऐश्वर्य, ग्लैमर, लग्जरी, सुंदरता, चमक धमक और वो कमाल का विजुअल एस्थेटिक्स जो किसी भी चीज को देखते ही दिल को छू लेता है। अब आप खुद सोचिए, जब एक ही घर में बैठकर बुद्धि और खूबसूरती आपस में हाथ मिला ले तो वहां पर किस लेवल का चमत्कार पैदा होगा। जब ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली के किसी भी अच्छे या शुभ भाव में एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसा इंसान जो भी कंटेंट बनाता है, जो भी बिजनेस खड़ा करता है या जो भी काम अपने हाथ में लेता है, उसमें एक अलग ही क्लास, एक अलग ही गजब की सुंदरता होती है। ऐसे लोग कभी भी कोई बिखरी हुई या अजीब सी चीज दुनिया के सामने पेश कर ही नहीं सकते, परोस ही नहीं सकते। उनके थंबनेल का कलर कॉम्बिनेशन, उनके वीडियो की लाइटिंग, यहां तक कि उनका उठने बैठने, कपड़े पहनने का तरीका इतना सलीकेदार होता है कि लोग बस देखते रह जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जादू इनकी वाणी में दिखता है। इनकी बातें इतनी मीठी, इतनी शालीन और साथ ही इतनी तार्किक यानी कि लॉजिकल होती हैं कि सामने वाला, सुनने वाला इंसान पूरी तरीके से सम्मोहित हो जाता है। वो बिना किसी बहस या चिल्ला चिल्ली के बहुत ही प्यार से अपनी बात के पीछे ऐसा तगड़ा लॉजिक रख देते हैं कि कोई उनकी बात को काट ही नहीं पाता। लोग इनकी बातों से और उनके काम से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र है। शुक्र खींचता है, बुध प्रेजेंट करता है। तो जो प्रेजेंट करोगे उससे लोग खींचे चले आएंगे। अगर आप आज के समय में ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और किसी भी तरह की कला, आर्ट, फैशन या किसी भी या फिर मान लीजिए हमारी तरह कंसल्टेशन, काउंसलिंग के फील्ड में अगर आपको, जहां पर आपको लोगों को गाइड करना पड़ता है, तो ये युति आपको आपके करियर में बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जा सकती है। ऐसे लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आने वाला है और मार्केट का पल्स क्या है, क्या ट्रेंड है। वो बहुत ही आसानी से लोगों की पसंद को भांप लेते हैं और अपने काम को उसी हिसाब से ढाल लेते हैं, वक्त की नजाकत को देखते हुए। ये कॉम्बिनेशन आपको एक ऐसा नेचुरल इन्फ्लुएंसर और मार्केटर बना देता है जिसे अपनी तारीफ खुद नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है। इसलिए अगर आपके चार्ट में बुध और शुक्र का एक साथ बैठना है, या भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से अगर वो 159 का ट्राइन बना रहे हैं, या अगर आगे और पीछे वाले घर में अगर बैठे हैं, इस तरीके से अगर संयोग बना रहे हैं, तो बुध और शुक्र अगर इस तरीके से साथ बैठे तो समझ लीजिए कि आपके पास शब्दों की मिठास और प्रेजेंटेशन की वो अनमोल चाबी है जो आज की इस मतलबी दुनिया में लोगों के दिलों को सीधे ताला खोल सकती है, अनलॉक कर सकती है। और हाँ, संबंध यहां पर नक्षत्र लेवल पे, अगर दोनों एक नक्षत्र में आ जाते हैं तो। अब ग्रहों के एक और ऐसे बेहद शक्तिशाली और गंभीर कॉम्बिनेशन की बात करता हूं जो इंसान को भीड़ से अलग करके एक ऊंचे आसमान पर बिठा देता है। ये जुगलबंदी है देव गुरु बृहस्पति और बुद्धि के देवता बुध की। एक दानवों के गुरु शुक्र को बुध के साथ आपने समझ लिया। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ में बुध क्या करते हैं वो समझिए। इसे समझने के लिए हमें इन दोनों के स्वभाव को बहुत ही बारीकी से, कैजुअल तरीके से, रिलेटेड तरीके से समझते हुए चलना होगा, देखना होगा। बुध असल में, जैसा मैंने बताया, आपकी क्विक थिंकिंग है, आपका बिजनेस माइंड है, आपकी चालाकी है, आपकी हाजिर जवाबी का प्रतीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो यह देखता है कि किसी काम को स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाए। दूसरी तरफ यानी जुपिटर गुरु साक्षात अगाढ़ ज्ञान, मैच्योरिटी, संस्कार और उस गहरी विजडम के मालिक हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभवों से आती है। अब आप खुद यहां पर अंदाजा लगाइए कि जब एक तरफ इतनी शार्प बुद्धि हो और दूसरी तरफ इतना विशाल ज्ञान का समंदर हो और ये दोनों एक साथ आकर बैठ जाएं तो क्या होगा। जब इस तरह ज्ञान और बुद्धि का एक परफेक्ट मिलन होता है तब जाकर जन्म होता है एक असली गाइड, एक सच्चे परामर्शदाता, ये एक ऐसे शिक्षक का जिसकी बातों में समाज को बदलने का दम होता है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी महत्वपूर्ण भाव में यह युति बन रही है, आपके भीतर एक पैदाइशी काउंसलर छुपा हुआ है। आपके साथ जिंदगी में यह चीज अक्सर होगी कि लोग अपनी मुश्किल से मुश्किल पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम लेकर आपके पास आएंगे और कहेंगे कि यार जरा बैठो और मुझे बता दो प्लीज कि मैं अब इस सिचुएशन में फंस गया, मैं क्या करूं।
सबसे मजेदार बात यह है कि आप अपनी सूझबूझ और शांत स्वभाव से उन्हें एक ऐसा सटीक और सीधा रास्ता बता भी देंगे, दिखा भी देंगे कि उनका सारा कंफ्यूजन चुटकियों में दूर हो जाएगा। इसीलिए वो आपको गुरु मानेंगे, गुरु कहेंगे। आपकी कही हुई बात, आपकी सलाह लोगों के जीवन में एक टॉर्च, एक मार्गदर्शन का काम करेगी, क्योंकि आप सिर्फ हवाई बातें नहीं करते। आपकी बातों के पीछे गुरु का ज्ञान, अनुभव और बुद्ध का तड़का लॉजिकल होता है। लोग आपकी उम्र से कहीं ज्यादा आपकी समझदारी की इज्जत करने लगते हैं। आज के सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में इस युति का सबसे बड़ा फायदा एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। जब भी ऐसे लोग इंटरनेट पर कोई ट्यूटोरियल, कोई केस स्टडी या किसी भी गंभीर विषय पर एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो उनका अंदाजा बाकी लोगों से बिल्कुल जुदा होता है। वो चिल्लाकर या क्लिक बैट करके व्यूज नहीं बटोरते, बल्कि उनके बोलने के लहजे में एक ऐसा ठहराव, गरिमा होती है कि लोग उन्हें बहुत ही सम्मान और भरोसे के साथ सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं। दर्शकों को यह साफ साफ महसूस होता है कि सामने बैठा इंसान सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि उसे अपने विषय की सचमुच बहुत गहरी नॉलेज है। यही वजह है कि ऐसे वीडियोस पर भले ही शुरुआत में धीरे धीरे व्यूज आए, लेकिन इनकी ऑडियंस बहुत ही लॉयल होती है। लोग इनके काम को एक प्रमाणिक जानकारी मानकर, एक सही फैक्ट मानकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ बहुत गर्व से उसे शेयर भी करते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में गुरु और बुद्ध का यह खूबसूरत योग मौजूद है, तो समझ लीजिए कि आपको समाज का मार्गदर्शन करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और हुनर मिला है, जिसे आपको सही दिशा में इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। साथियों, एक बात आपसे एक्सप्रेस करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़े लंबे बन रहे हैं, इन्हें छोटे में भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर चीजों को खुल के अच्छे से समझाया जाए तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से, ज्यादा मजेदार तरीके से समझ में आएगा। मैं इसीलिए चीजों को ज्यादा से ज्यादा एलोबरेट करके समझाता हूं। अगर आपको ये पसंद ना आ रहा हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियोस को शॉर्ट करें। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये कमेंट आता है कि वीडियोस को शॉर्ट बनाइए, मुद्दे की बात करके आगे निकलिए, तो मैं इसे बदलने की सोचूंगा। वरना मुझे लगता है कि ये तरीका शायद आपको हमेशा पसंद है, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ डिजिटल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूं कि बुध, गुरु, शुक्र, घर, प्लैनेट्स, योग, ये सब आपके दिमाग में जिंदगी भर छप जाए। इस भावना के साथ, इस फीलिंग के साथ आपको फीड करना चाहता हूं। शॉर्ट में बताऊंगा तो किताब से पढ़ के देख लीजिए, एआई से पूछ लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। अब आते हैं ज्योतिष के सबसे रहस्यमय और सबसे अनप्रेडिक्टेबल बैक बेंचर ग्रह पर। इतने ग्रहों की तो बात कर ली, एक रह गया। उसके नाम से सोशल मीडिया पर आधे से ज्यादा लोग कांपने लगते हैं, यानी हमारा केतु। अब आप भी सोचेंगे केतु यहां कहां से आ गया? केतु तो डिटैचमेंट देता है, केतु तो अलगाव देता है, केतु तो आपको संत फकीर बनाता है, दुनिया से अलग करता है, आइसोलेशन नहीं। चलिए, आज आपको केतु के बारे में एक ऐसा अनसुना और बिल्कुल प्रैक्टिकल सूत्र बताता हूं जो आपको किसी भी आम किताब या कोई एक नॉर्मल सी रील में कभी ढूंढने में नहीं मिलेगा। देखिए, अमूमन हर जगह केतु को सिर्फ अलगाव, बैराग, नुकसान, चीजों को छुड़ाने वाला एक नेगेटिव ग्रह के रूप में पेश किया जाता है कि भाई केतु की तो दशा आ गई है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन केतु का जो असली और बेहद जादुई स्वभाव है ना, वो है सूक्ष्म दृष्टि, यानी वो डीप इनसाइट, वो बारीक वाली पैनी नजर जो किसी भी चीज के आर पार देख सकती है। केतु के पास भले ही अपना सर नहीं, आंखें नहीं है, लेकिन उसके पास दिल की वो आंख, वो नजर है जो उस सच को भी देख लेती है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी बड़ी आंखें नहीं देख पाती। और यही रीजन है, आप फिर भी अंधेरे में, या मान लीजिए अंधेरे में ही आप फिर भी किसी गड्ढे पर चलते हुए गिर सकते हैं गड्ढे में, लेकिन एक अंधा नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके पास वो आंखें हैं जो आपके पास नहीं है। और ये रहस्यमय केतु आपकी कुंडली के 5वें घर यानी कि बुद्धि और पूर्व पुण्य के स्थान से, या फिर 8वें घर यानी छुपे हुए रहस्यों, रिसर्च और अध्यात्म के सबसे गहरे कुएं से किसी भी तरीके का संबंध बना रहा है। चाहे वो वहां पर बैठा हो 8वें घर में, या फिर अपनी दृष्टि वहां डाल रहा हो, या फिर 8वें घर के प्लैनेट के साथ में बैठा हो युति में, या 8वें घर के प्लैनेट के नक्षत्र में हो, तो समझ लीजिए कि आपके पास में एक पैदाइशी सुपर पावर है। ऐसे लोगों के अंदर एक गजब की नेचुरल इंट्यूशन यानी कि सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी इंद्रिय होती है। इन्हें पहले से ही इस बात का पूर्वाभास और एहसास हो जाता है, होने लगता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है।
ये सामने बैठा इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इन्हें पकड़ में आ जाती बात। आप लोगों के चेहरों को, उनकी मीठी मीठी बातों के पीछे छुपे हुए उनके असली इरादों को बहुत आसानी से समझ लेते हो, भाप लेते हो, डीकोड कर लेते हो। आपका दिमाग एक आम इंसान की तरह सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं घूमता, बल्कि आप सीधे बात की जड़ में उतर जाते हो। और जड़ क्या है? केतु। आज के इस इंफॉर्मेशन और कंटेंट क्रिएशन के दौर में इस केतु का यह सूत्र एक वरदान की तरह काम करता है। जब ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय पर रिसर्च करने बैठता है, चाहे वो ज्योतिष हो, कोडिंग हो, इतिहास हो या कोई केस स्टडी हो, तो वो पढ़ाई करते करते ऐसी गहराइयों और ऐसे अनसुने फैक्ट्स को ढूंढ निकालता है जहां पर किसी आम इंसान की सोच पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करती। आप उन कड़ियों को आपस में जोड़ देते हैं जो दूसरों को बिल्कुल बिखरी हुई सी लगती है। और यही वजह है कि जब ऐसे लोग अपने उस गहरे रिसर्च वाले ज्ञान को दुनिया के सामने जब रखते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं कि यार इस बात पर तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। ऐसा आपके साथ होता होगा, देखना कुछ लोग होते हैं ऐसे, छुपा रुस्तम बोलते हैं उनको। आप किसी भी विषय के एक्सरे एक्सपर्ट बन जाते हो। इसलिए केतु के नाम से डरना, घबराना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपका केतु सही जगह पर कनेक्टेड है ना, तो यह आपको दुनिया की उस भीड़ से बिल्कुल अलग कर देगा जो सिर्फ नकल करना ही जानती है, और आपको एक ऐसा ओरिजिनल थिंकर, एक ऐसा ओरिजिनल प्रेजेंटर बना देगा जो सीधे सीधे सच की नींव पर खड़ा होता है। अब मैं आपको उस कड़वे सच पर लेकर आता हूं जहां सोशल मीडिया के 90% से ज्यादा ज्योतिषी पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। आपको आधा अधूरा ज्ञान परोसकर चले जाते हैं। वो बड़ी आसानी से कैमरे के सामने आकर आपको ये तो डरा देते हैं कि भाई तुम्हारा राहु बहुत खराब बैठा है, या फिर खुश कर देते हैं कि वाह शरीर तो बहुत मजबूत है। लेकिन वो कभी भी उस असली चाबी की बात नहीं करते जिसके बिना कुंडली का कोई भी ताला खुल ही नहीं सकता, और वो है सबसे जरूरी चीज है ग्रहों की डिग्री। इसे बहुत ही सीधे और कैजुअल तरीके से समझें तो जैसे एक 10 साल के बच्चे को आप कितनी भी महंगी गाड़ी की सीट पर बिठा दो, लग्जरी से लग्जरी 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी में बिठा दो, वो उसे चला नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पैर एक्सीलेटर तक पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक वैसे ही कुंडली के सबसे अच्छे घर में बैठा हुआ ग्रह भी आपके किसी काम का नहीं है अगर उसके पास खुद को एक्सप्रेस करने की पावर नहीं है तो। और ज्योतिष के नियम के अनुसार आकाश में जो एक राशि होती है वो पूरे 30 डिग्री की होती है, और इसी 30 डिग्री के दायरे में ग्रह की पूरी उम्र और उसकी ताकत छुपी हुई होती है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा राजयोग देने वाला ग्रह आपके सबसे पसंदीदा या सबसे अच्छे घर में आकर बैठ गया है और आप खुश हो रहे हो, अब तो मेरी लाइफ बदलने वाली है, सेट होने वाला हूं बस मैं। लेकिन जैसे ही आप गहराई में जाकर उसकी डिग्री चेक करोगे ना, और यह पता चलेगा कि वो तो 0 से 1 डिग्री का ही है, या मान लीजिए अंतिम छोर पर है 29 डिग्री 30 डिग्री का ही है। टेक्निकल और व्यवहारिक रूप से ऐसा ग्रह या तो अपनी बाल्यावस्था में होता है, शिशु बचपन, एकदम बच्चों वाली पोजीशन है डिग्रीज की, दम की, या फिर मृत अवस्था में चला गया जो कि लास्ट की डिग्री से। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि उस ग्रह के पास आपको देने के लिए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए जरूरी ऊर्जा या ताकत बची ही नहीं है। वो खुद इतना कमजोर होकर थका हुआ है कि वो चाहकर भी आपका भला नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि बहुत से लोग सालों साल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं कि मेरी कुंडली में इतने बड़े बड़े राजयोग बताए हैं लोगों ने, लेकिन मुझे आज तक उसका कोई फल तो मिला नहीं। जब तक आप किसी भी ग्रह की इस स्पष्ट और सटीक डिग्री को नहीं देख लेते ना साथियों, तब तक कुंडली देखकर कोई अंदाजा लगाना, किसी नतीजे पर पहुंचना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने के जैसा है। इसके बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत, इस खेल का एक बहुत ही मजेदार और जादुई पहलू भी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रह आपकी कुंडली के किसी बहुत साधारण या खराब दिखने वाले घर में बैठा है, देखने वाले उसे कमजोर या नीच का मान लेते हैं। लेकिन अगर वही ग्रह अपनी पूरी मैच्योरिटी, पूरी जवानी में अगर आ जाए, यानी जैसे 12 डिग्री से 18 डिग्री की उसे ताकत मिल जाए, बिल्कुल सटीक और मजबूत दायरे के बीच में बैठा हो, तो उसके भीतर ऊर्जा का एक अखंड समंदर आ जाता है। ऐसा ग्रह अपनी पूरी महादशा या अंतरदशा के दौरान आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत रखता है, आपको अपने फील्ड का राजा बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि उसके पास अपना काम करने का पूरा बल और क्रेडिबिलिटी होती है साथियों। वो एक्टिव होता है, अलर्ट होता है और अपना असर दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है।
इसलिए इंटरनेट के इस दिखावे और रील्स के खोखले दावों से बाहर निकलिए और अपनी कुंडली को एक साइंटिफिक नजरिए से देखना शुरू कीजिए। ग्रहों की इस डिग्री वाले गणित को समझिए, क्योंकि असली प्रिडिक्शन किसी ग्रह के सिर्फ बैठने से नहीं, बल्कि उसकी असली ताकत और उसकी डिग्री से ही तय होता है। अब कहानी के उस आखिरी और सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आते हैं साथियों, जिसके बिना ज्योतिष का कोई भी नियम पूरा हो ही नहीं सकता, और वो है ट्रांजिट यानी कि गोचर, यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट का वास्तविक नियम। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, अगर कुंडली में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर लाइफ में चीजें अचानक से बदल क्यों जाती हैं? इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली होती है वो असल में एक फिक्स्ड मैप है, एक स्क्रीनशॉट है अंतरिक्ष का, उस वक्त का जब आपने इस धरती पर जन्म लिया। इसे आप एक बीज की तरह मान सकते हो जो आप अपने साथ लेकर पैदा हुए हो। अब दूसरी तरफ ये जो गोचर, जो ट्रांजिट होता है ना, जो प्लैनेट घूम रहे हैं आपके जन्म के बाद, वो तो रुके नहीं, आप पैदा हो गए, फोटो खींच ली, जन्म कुंडली बन गई। अब रिजल्ट कैसे आएंगे? जब ये चल रहे हैं। ये जो गोचर है ये साक्षात एक मौसम की तरह है। आप एक बीज लेकर पैदा हुए हो। अब आप खुद सोचकर देखिए, अगर आपके पास अल्फांसो आम का दुनिया का सबसे बेहतरीन और कीमती बीज है, लेकिन आप उसे ले जाकर या तो कड़कड़ाती ठंड बर्फ में या फिर एकदम गर्म रेगिस्तान के सूखे मौसम में अगर उसे आप बो दें, तो क्या उसमें फल आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। फल तो तब आएंगे जब उस बीज को अपनी पसंद का सही मौसम, सही धूप और सही पानी मिल सके। ठीक यही रिश्ता आपकी जन्म कुंडली और आपके चलते हुए गोचर का है। जब तक आप इस मौसम यानी कि गोचर के गणित को नहीं समझोगे ना, तब तक आप समय के सही इस्तेमाल को कभी सीख ही नहीं पाओगे। आकाश में ये जितने भी जो ग्रह हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, शनि हो, राहु केतु, ये कभी एक जगह रुकते नहीं। राहु केतु तो ग्रह नहीं होते, पकड़ मत लेना कि आपने राहु केतु को तो आसमान में ग्रह बता दिया। ठीक है, ये सारे ग्रह लगातार अपनी चाल चल रहे हैं। जब ये घूमते हुए ग्रह आपकी जन्म कुंडली के उन सोए हुए या एक्टिव हुए भावों के ठीक ऊपर से जब गुजरते हैं या उन पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तब जाकर आपके जीवन का वो फिक्स्ड बीज अंकुरित होता है और आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, यानी पेड़ उगता है। चाहे वो आपकी नौकरी का लगना हो, बिजनेस का अचानक से वायरल होना हो, या फिर लाइफ के लिए किसी नए इंसान की एंट्री होना हो। अब जब मैंने नौकरी कहा तो छठे घर पे गोचर होगा, जब मैंने यहां बिजनेस कहा तो सातवें घर से गोचर होगा, और जब मैंने किसी नए इंसान की एंट्री बताई तो सातवां घर शामिल है इसमें। और बिना मौसम के अलाइनमेंट किए हुए आपकी कुंडली का बड़े से बड़ा राजयोग भी कागजों पर सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है, हकीकत में कभी तब्दील नहीं हो पाता। इसे देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर के एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से समझिए। बृहस्पति गुरु को ज्योतिष में विस्तार यानी कि एक्सपेंशन का, ज्ञान का, भाग्य का, ब्लेसिंग्स का साक्षात्कारक माना जाता है। अब जब भी आकाश में घूमते हुए देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के सबसे पवित्र घरों, अच्छे घरों यानी कि त्रिकोण भावों, पहला, पांचवा और नवा घर जो इनकी दृष्टि होती है, जब भी इनके ऊपर से गुजरते हैं तो इन घरों पर अपनी अमृत जैसी सीधी दृष्टि डालते हैं, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में तरक्की और एक्सपेंशन यानी फैलाव, बढ़ोतरी, चीजों का बढ़ना। और तब समझ जाना कि जब ये हो रहा है तो आपका मौसम बेहतरीन हो चुका है, आपका बेहतरीन मौसम आ चुका है। ये साथियों वही वक्त होता है जब आपका दिमाग बहुत क्लियर होता है, आपके भीतर कुछ नया सीखने की, दुनिया को कुछ नया देने की एक नेचुरल भूख पैदा होती है। इस सुनहरे समय के दौरान अगर आप रिस्क लेकर कोई नया काम शुरू करते हो, अपना कोई नया डिजिटल कोर्स या प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, या जिंदगी का कोई भी बड़ा काम या बड़ा फैसला लेते हो, तो उसमें असफलता की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है, क्योंकि उस वक्त आपको खुद ब्रह्मांड और सही मौसम का पूरा बैकअप, पूरा सपोर्ट मिल रहा होता है। इसलिए समय को दोष देने या हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठने के बजाय ये पहचानना सीखिए कि अभी आपकी लाइफ में किस ग्रह का मौसम चल रहा है, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक सही फैसला आपके बरसों की मेहनत को रातों रात सफल बना सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है साथियों?
सार ये है, एक सार तो ये है कि मैं बहुत लंबे लंबे एलोबरेट करके बोलता हूँ, बहुत लंबा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं इसी तरीके से समझाता हुआ चलूँ, अगर आपको जल्दबाजी है और अगर आप ज़्यादातर लोग ऐसे हैं तो मैं ज़रूर अपने कंटेंट को छोटा करने की कोशिश करूँगा, कम शब्दों में समझाकर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो का पूरा सार यही है कि ज्योतिष कोई जादू टोना या डराने का टूल नहीं है। ये आपके जीवन का एक कॉस्मिक मैप है, वो स्क्रीनशॉट है। अगर कोई आपको ये कहकर डरा रहा है कि शनिवार को ये हो जाएगा, इस मंगलवार को ये हो जाएगा, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। कोई भी ग्रह हमेशा बुरा नहीं होता, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, हमेशा अच्छा नहीं होता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली के भाव, उनका अष्टक वर्ग का स्कोर और ग्रहों की डिग्री क्या चल रही है और उस वक्त गोचर क्या कह रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक बार देखकर ना छोड़ें, इसे दोबारा देखें, सूत्रों को नोट करें, अपने सॉफ्टवेयर में जाकर चेक करें आपके 5वें घर 11वें घर की स्थिति क्या है, उसका मालिक कहाँ है, उस पर दृष्टि किसकी है। तीसरे घर को देखें, क्या आपके पास में बुध और शुक्र, बुध गुरु की युति है, केतु की स्थिति क्या है। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके प्लैनेट्स हैं, उनके नीचे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सचमुच ज्योतिष के उस शुद्ध रूप को सीखना चाहता है या जो सोशल मीडिया के उस भ्रामक जाल से परेशान हो चुका है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है सत्य। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा, हम फिर बात करेंगे गहरे और अनसुने सूत्र के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा साथियों। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। जय श्री राम।